घोटाले के आरोपी नीरव मोदी का पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ नीरव मोदी, पत्नी एमी और भाई निशाल के खिलाफ इंटरपोल का नोटिस भी जारी हो चुका है। घोटाले के दूसरे आरोपी यानी कि मेहुल चौकसी का पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया है। तो हम आपको अपडेट बता रहे हैं कि अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ है। नीरव मोदी के अलावा पत्नी एमी और भाई निशाल के खिलाफ इंटरपोल का नोटिस जारी हो चुका है। घोटाले के दूसरे आरोपी मेहुल चौकसी का भी पासपोर्ट रद्द हो चुका है। मेहुल चौकसी के खिलाफ भी इंटरपोल का नोटिस जारी किया गया है। वहीं आरोपी 3 मुख्य कंपनियों की 36 सहयोगी कंपनियां फर्जीवाड़े में शामिल हैं। सवाल ये उठ रहा है कि कौन है इस घोटाले का मास्टरमाइंड। सभी 36 कंपनियों के खातों की सीबीआई जांच करने में जुटी हुई है और अब तक 293 फर्जी LOU का खुलासा हो चुका है। पीएनबी के 4 अधिकारियों से सीबीआई ने पूछताछ की है। ईडी और सीबीआई ने देश के कई ठिकानों पर छापेमारी भी इस दरमियान की है। साथ ही साथ जांच एजेंसियों ने आरोपी कारोबारियों की संपत्ति सील कर दी है। तो लगभग 11,500 करोड़ के घोटाले के राज से अब पर्दा लगातार उठता जा रहा है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं। 11,000 करोड़ का घोटाला ये बताया जा रहा है, लेकिन इस अनुमानित रकम में इजाफा भी हो सकता है। आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए कार्रवाई भी लगातार जारी है। महाघोटाले का महाजाल, हर तरफ घोटाले का शोर। कितना बड़ा है सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला? बढ़ रही है फर्जीवाड़े की रकम, जारी है छापेमारी, आरोपियों पर लगातार कस रहा है शिकंजा। नीरव मोदी का पासपोर्ट सस्पेंड। नीरव मोदी, उसकी पत्नी एमी, भाई निशाल और मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल का नोटिस। 11,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला और हर पल खुलते घोटाले के राज। महाघोटाले के लिए 293 फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का सहारा, 30 बैंकों पर असर। बैंक के एक ब्रांच से इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया? महाघोटाले के आरोपी फरार हैं। सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले से जुड़ी हर पहलू की जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां जैसे जैसे इसकी तह में जा रही हैं, वैसे वैसे नई नई बातें सामने आ रही हैं। कितना बड़ा है ये घोटाला? घोटाले की सही रकम का अंदाजा लगाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी जो आकलन किया गया है उससे ज्यादा है घोटाले की रकम। रिपोर्ट्स के मुताबिक घोटाले की रकम में 3,000 करोड़ का इजाफा हो सकता है। बताया जा रहा है कि 17 बैंकों ने नीरव मोदी की अलग अलग कंपनियों को 3,000 करोड़ जारी किए। फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का सहारा लेकर ये रकम जारी की गई। जिन कंपनियों को पैसे दिए गए उसमें नीरव मोदी की फ्लैगशिप कंपनी फायर स्टार इंटरनेशनल लिमिटेड शामिल है। रिकवरी के लिए तो मैंने बताया ना कि सरकार ने कल इनिशिएटिव लिया, बैंक भी खोल के सामने आया, सीबीआई ने भी जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ईडी भी रेड कर रहा, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज और जो जो उसका यहाँ पर एसेट्स है सभी को सीज करना चाहिए। सरकार को पूरी सख्ती से जो है कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दोबारा कोई भी इसका तरह का बिजनेसमैन बैंकों की पब्लिक मनी को लूट ना सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 194 करोड़, देना बैंक ने 153.25 करोड़, विजया बैंक ने 150.15 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया ने 127 करोड़, सिंडिकेट बैंक 125 करोड़, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 120 करोड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 110 करोड़, IDBI बैंक 100 करोड़, इलाहाबाद बैंक की तरफ से 100 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीएनबी की तरफ से देश के 30 बैंकों को खत भी लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि घोटाले की मॉडस ऑपरेंडी की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पत्र में यह भी कहा गया है कि इसके बारे में सभी बैंकों को बताया जाएगा ताकि वे अपने यहाँ भी ऐसे किसी भी संदिग्ध लेन देन की जांच कर सकें। लिहाजा जांच अभी शुरुआती दौर में। घोटाले की रकम कितनी बड़ी है इसका सही अनुमान लगाने में अभी वक्त लगेगा। टीम न्यूज़ नेशन। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर इतना बड़ा घोटाला हो कैसे गया, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? और देश की इस महाघोटाले पर कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ती नजर आ रही हैं। आपको आगे बढ़ते हुए कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा है ये भी बताते हैं। इन चारों कंपनियों ने किस किस बैंक से कितना कितना कर्जा लिया है, जो इस समय सार्वजनिक है, उस 9,906 करोड़ रुपए की तफसील हम आपको इस समय भेज रहे हैं।
तो 11,400 करोड़ जमा 9,906 करोड़, ये कुल मिलाकर बनते हैं 21,306 करोड़। तो पिछले 24 घंटे में देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला अब बढ़कर 21,306 करोड़ पर पहुंच गया है। ये यूपीए का घोटाला है 2011 में, और ये जब चला फैला फूला तो ये सब इनके जमाने में हुआ। हमने तो जांच करके जो पीएनबी में जो सिस्टम स्विफ्ट के द्वारा जो उन्होंने किया कि ट्रेस ही नहीं रहा, ये कब अब प्रकाश में आया? जब हमने बैंकिंग सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने का फैसला किया और सभी बैंकों को एक पारदर्शी तरीके से सारे व्यवहारों की जानकारी का जब सिस्टम बिठाया, ये जब शुरू हुआ तब ये घोटाला सामने आया। तो अब कांग्रेस कह रही है कि देश के जो चौकीदार की बात कही गई थी बीजेपी की तरफ से, उसका क्या हुआ है? क्यों इस तरीके से लोग घोटाले करते हैं और देश छोड़कर चले जाते हैं? जबकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि भाई ये जो घोटाले हैं ये बीजेपी के शासन में तो हुए नहीं है, ये यूपीए के शासनकाल में हुए हैं, इसके लिए जिम्मेदार यूपीए का शासनकाल है। बल्कि हमने तो घोटाले की जांच कराई है और उसी की वजह से पता लग पाया है कि आखिर इतना बड़ा घोटाला हुआ कैसे है। लेकिन जाहिर तौर पर जब इतना बड़ा घोटाला बैंक में हुआ है तो बैंक के कर्मचारियों पर उंगलियां उठ रही हैं और पीएनबी के 4 अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है। बी तिवारी चीफ मैनेजर पीएनबी नरीमन पॉइंट फरवरी 2015 से अक्टूबर 2017 तक रहे। इसके अलावा संजय कुमार प्रसाद जो कि डीजीएम पीएनबी बैंक रहे, मई 2016 से 2017 मई के बीच ये एजीएम थे। मोहिंदर कुमार शर्मा चीफ मैनेजर जोनल ऑडिटर, नवंबर 2015 से जुलाई 2017 तक कंकरेंट ऑडिटर थे। मनोज करात अधिकारी पीएनबी, नवंबर 2014 से दिसंबर 2017 तक थे। तो 4 अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है और पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इतने सारे एलओयू कैसे साइन किए गए, इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया। और बाजार में एक तरीके से हाहाकार इस घोटाले की वजह से मचा हुआ है। कैसे ये घोटाला हुआ, कहाँ पीएनबी में चूक हुई है और क्यों अब तक ये घोटाला पकड़ में नहीं आया था, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस खास रिपोर्ट में मिलेंगे। बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा घोटाला, 3 दिनों में पीएनबी के शेयरों में 26% से ज्यादा की गिरावट। दांव पर लग गई निवेशकों की 9,200 करोड़ से ज्यादा की रकम। कैसे होगी लोगों के पैसों की भरपाई? क्यों फेल हो गया पीएनबी का बैंकिंग सिस्टम? क्यों ऑडिटर की पारखी आंखें खा गई धोखा? आखिर 7 साल तक कैसे चलता रहा घोटाला? सिस्टम में कहां रही खामी? पीएनबी के अफसरों से कहां हुई चूक? कैसे बैंक के एक ब्रांच से 11,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो गया? सबसे बड़ा सवाल है। जानकारों के मुताबिक कोर बैंकिंग में पहले एलओयू बनाया जाता है, फिर वो स्विफ्ट के मैसेज में चला जाता है और इसकी वजह से कोर बैंकिंग में एक कॉन्ट्रा एंट्री बन जाती है कि उस दिन बैंक ने इतने कर्ज को मंजूरी दी। अगले दिन बैंक का मैनेजर जब अपनी बैलेंस शीट देखता है तो सारी जानकारी सामने आ जाती है। लेकिन इस मामले में स्विफ्ट के जरिए लेन देन कोर बैंकिंग से जुड़ा ही नहीं था, लिहाजा आरोपियों ने फर्जी मैसेज को स्विफ्ट से भेजा और मैसेज भी डिलीट कर दिया। ये एक सिस्टम रहता है बैंक का कि अगर किसी भी इंपोर्टर ने बाहर से कोई सामान मंगवाना है और दूसरे बैंक से लोन लेना है तो बैंक के पास जाता है कि मुझे आप एक गारंटी दीजिए, अंडरटेकिंग दीजिए कि मैं वहाँ से लोन लेना चाहता हूँ। वो लोन जो है अगर मैं पे नहीं करूँगा तो बैंक पे करेगा, तो बैंक उसके लिए एक अंडरटेकिंग लेटर देता है, लेकिन उसकी एवरेज में वो बारोवर से जो है 100% सिक्योरिटी लेता है, कैश भी लेता है, कोलेटरल सिक्योरिटी रहता है, कुछ भी सिक्योरिटी रखता है। लेकिन यहाँ वो सिक्योरिटी नहीं ली गई, जिसके कारण कि ये धंधा 2011 से चल रहा था। जानकारों के मुताबिक बैंकिंग सिस्टम में नियम है कि रोज काम खत्म होने पर किसी अधिकारी को ये जांच करनी होती है कि दिन भर में क्या क्या ट्रांजैक्शन किए गए और लेन देन को आधिकारिक रूप से इसकी स्वीकृति मिली थी या नहीं। जानकारों के मुताबिक शायद इस मामले में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि पंजाब नेशनल बैंक में ये घोटाला कैसे हुआ। तो ये उनके जो पेपर्स हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे ये बात पता चल जाएगी कि ये लैप्स कहाँ हुआ।
ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि पेपर ट्रेल बड़ी क्लियर रहती है, पेपर वर्क ठीक रहता है, और जहाँ भी गैप्स हैं वो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। जिन 2 बैंक कर्मचारियों के नाम FIR में हैं, वो 6 साल से उसी डेस्क पर काम करते रहे। आखिर इनका ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया? अमूमन ऐसे पोस्ट पर तैनात कर्मचारियों की अदला बदली होती रहती है। इसके साथ ही पूरे मामले में ऑडिटर को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ये बैंकिंग फ्रॉड इसलिए हुआ क्योंकि PNB का पूरा सिस्टम ही काम नहीं करा, फेल हो गया एक तरीके से। क्या होता है कि जो भी बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका ऑडिट डेली बेसिस पे होता है, तो इसका मतलब कि सबसे बड़ा फेलियर ऑडिटर का है। बैंकिंग सिस्टम में लूट नहीं हो, इसके लिए पहरेदारों को तैनात किया जाता है, लेकिन अगर पहरेदारों की ही नीयत खराब हो जाए तो कोई क्या करेगा? PNB महाघोटाले में भी यही हुआ। पैसों के लालच में पहरेदार अंधे हो गए और शातिर कारोबारी फर्जी LOU के जरिए महाघोटाले को अंजाम देते रहे। टीम न्यूज़ नेशन। अब नीरव मोदी का परिवार कोई आम परिवार नहीं है। सिफर से शिखर तक का इस परिवार ने सफर तय किया है, और बताया ये भी चाहता है कि नीरव मोदी का परिवार एक समय पापड़ बेचने का काम किया करता था, लेकिन परिवार ने अपनी मेहनत से किस्मत ही तब्दील कर दी। हीरो के संसार में आज नीरव मोदी एक बड़े ब्रांड है। हालांकि घोटाले के बाद इसकी चमक थोड़ी फीकी जरूर पड़ी है। एक परिवार का सिफर से शिखर तक का सफर, ज्वेलरी का ग्लैमरस संसार और उसमें खास मकाम हासिल कर चुका नीरव मोदी ब्रांड। एक परिवार जो हिंदुस्तान के मटमैले कस्बे से निकला और देखते ही देखते ज्वेलरी बिजनेस का सितारा बन गया। नीरव मोदी ब्रांड डायमंड ज्वेलरी, जिसके दीवाने सेलिब्रिटीज हैं। फोर्ब्स के अरबपतियों की लिस्ट में शामिल है नीरव मोदी का नाम। PNB घोटाला सामने आने के बाद नीरव मोदी ब्रांड की चमक फीकी हो गई, लेकिन बिजनेस की दुनिया में सबसे निचले पायदान में सबसे ऊपर तक पहुंचने की मिसाल दी जाती है नीरव मोदी के परिवार की। परिवार का सफर शुरू होता है गुजरात के पालनपुर से। बताया जाता है कि पालनपुर में नीरव के दादा किराए के मकान में रहते थे। उनकी दादी पापड़ बेचा करती थी, लेकिन नीरव के पिता पीयूष ने बेल्जियम में हीरा कारोबार में किस्मत आजमाकर परिवार की तकदीर बदल दी। पीयूष मोदी ने हीरा कारोबार की बुनियाद रखी और नीरव मोदी ने इस कारोबार को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। अब भारत और विदेश में नीरव मोदी की 9 बुटीक है। वो 10 मुल्कों में 26 सब्सिडियरी के जरिए बिजनेस करता है। उसका कारोबार अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, मकाऊ, हांगकांग, बेल्जियम, UAE, रूस और सिंगापुर में भी। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा कि इतना बड़ा बिजनेसमैन, डायमंड की दुनिया का बादशाह, इस तरह घोटाले में शामिल हो सकता है। घोटाले के आरोप के बाद नीरव मोदी का नाम कुख्यात हो चुका है। जांच एजेंसियां नीरव मोदी और उसके परिवार की तलाश कर रही हैं। उनकी सफलता की बात कम, घोटाले की चर्चा ज्यादा हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी हीरे के कारोबार को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता था। फिल्मी सितारों से सजी महफिलों का शौकीन और सितारों से घिरा रहने वाला नीरव मोदी रातों रात डायमंड का सबसे बड़ा शहंशाह बनने की एक ख्वाहिश पाले बैठा था, लेकिन अब वो आरोपों के घेरे में है। हीरे की दुनिया, सितारों की महफिल, डायमंड किंग के नाम से मशहूर नीरव मोदी की शख्सियत ऐसी थी जिसके इर्द गिर्द कोई दूसरा नजर नहीं आता। बेल्जियम के हीरे के कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखने वाला नीरव मोदी न सिर्फ हीरे के साम्राज्य को आगे ले गया बल्कि दुनिया के कई मुल्कों तक पहुंचा दिया। इस मिशन में खास नीरव मोदी ब्रांड, इसी नाम से वो अपनी ज्वेलरी को दुनिया भर में प्रमोट करता रहा। खास बात यह है कि ऑस्कर जैसे हॉलीवुड के सबसे बड़े मंच पर भी नीरव मोदी ब्रांड की धूम दिखाई देती रही और हॉलीवुड के कई मशहूर सितारे इसके मुरीद नजर आते हैं। कई हॉलीवुड स्टार्स उनकी ज्वेलरी पहनकर जलवे बिखेर चुके हैं। ज्वेलरी पहनने वालों में केट विंसलेट, डकोरा जॉनसन जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। अवार्ड शो के रेड कारपेट में हॉलीवुड एक्ट्रेस उनकी ज्वेलरी पहनकर नजर आती रही। साल 2010 में वो क्रिस्टी और सॉथबी के कैटलॉग पर जगह बनाने वाले पहले भारतीय ज्वेलर बने। डायमंड वर्ल्ड में नीरव मोदी की कामयाबियों के किस्से हैं तो इसके साथ विवादों का भी गहरा नाता है। वो 46 साल की उम्र में कैसे डायमंड किंग बन गया? नीरव मोदी ब्रांड का क्रेज इसीलिए भी ज्यादा बढ़ा क्योंकि खुदरा में 5 लाख से 50 लाख तक हीरे की बिक्री शुरू की, जिसके लिए दिल्ली और मुंबई में शोरूम खोला। इसके बाद डिमांड बढ़ने लगी तो दुनिया के कई शहरों तक इसे फैला दिया। बॉलीवुड सितारों के बीच नीरव मोदी ब्रांड काफी लोकप्रिय ब्रांड है और बीते 8 सालों में नीरव का नेटवर्क हॉलीवुड में मजबूत हो गया। नीरव के कारोबार बढ़ने को लेकर एक वाकया ये भी है कि जिसमें सबसे बड़ा रोल मंदी का माना जा रहा है। बताया जाता है कि नीरव मोदी की कंपनी अमेरिका में जिस कंपनी को हीरों की सप्लाई करती थी वो उससे 7 गुना बड़ी थी,
लेकिन अमेरिकी डायमंड कंपनी का शेयर गिरने लगा तो फायर स्टार या यूं कहें कि नीरव मोदी की कंपनी ने उसे भी टेक ओवर कर लिया। बताया जाता है कि अमेरिका में पांव जमाने के लिए नीरव मोदी का ये कदम मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ और यहीं से हीरे की चमक दमक और तेज हुई और अमेरिका में हीरे के कारोबार का रास्ता भी खुल गया। इससे नीरव मोदी शेयर में उछाल आया और कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया। उन्होंने अपना नेटवर्क विदेशों में भी फैलाना शुरू किया और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में कदम रखा। टीम न्यूज़ नेशन।